बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 4 में इम्यूनिटी स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें हमने स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टडी किया था, डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट किया था नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स के हवाले से। ये इसमें फिर हमने जो लास्ट में डिस्कस किया था, कहाँ तक आपको याद हो कि हमने फैगोसाइट्स और इसी तरह से इसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल यानी नेचुरल किलर सेल्स के हवाले से हमने टॉपिक डिस्कस किया था। अब उसके बाद हमने आगे चलना है और देखना है कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में ख़ास तौर पे हमने रेफरेंस दिया था ख़ास किस्म के प्रोटीन्स के हवाले से, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के हवाले से। तब हमने डिस्कस करना है कि प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स के हवाले से हमने बात करनी है। प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तो स्टूडेंट इसके बारे में आपको मालूम हो कि तकरीबन 30 टाइप्स की स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं। 30 टाइप्स ऑफ स्मॉल क्या है हमारे पास प्रोटीन्स हैं। ओके, 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं और ये प्रोटीन्स होती हैं दे आर सिंथेसाइज्ड। ये बनती कहाँ पे है? सिंथेसाइज्ड इन लिवर। कहाँ पे बनती हैं? लिवर में बनती हैं, ठीक है जी। और नॉर्मली ये क्या होती हैं? ये प्रोटीन्स जो है नॉर्मली इनएक्टिव होती है, यानी जब बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह ना हो तो उस वक्त क्या होती हैं? ये इनएक्टिव होती है, ठीक है जी। अब इसकी एक्टिवेशन कब होगी? एक्टिवेशन, तो एक्टिवेशन के लिए स्टूडेंट याद रखें कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है बॉडी में तो उस वक्त इनकी क्या होती है? एक्टिवेशन होती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक्टिवेशन कब होगी? ऑन द एंट्री, दाखिल होना किस चीज़ का? फॉरेन पार्टिकल्स का। फॉरेन पार्टिकल बॉडी में दाखिल हो तो फिर ये क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है। और याद रखिएगा कि वंस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक मरतबा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है एक मरतबा क्या हो जाए? एक्टिवेट हो जाए, ठीक है जी। तो फिर ये फिर क्या करेगी? ये फिर फर्दर इसने क्या करना है? फर्दर एक्टिवेट करना है किसको? अदर प्रोटीन्स को। और फिर अदर प्रोटीन्स, फिर ये सो ऑन अदर प्रोटीन्स। तो इस तरह से बाकायदा एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे? ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो लिहाजा एक मरतबा एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाए तो वो फर्दर एक्टिवेट करती है अदर प्रोटीन्स को एंड सो ऑन। ये सिलसिला यूँ चलता है। नतीजा क्या होता है? इसके रिज़ल्ट के तौर पर क्या होगा? रिज़ल्ट का मतलब इसका नतीजा क्या निकलता है? रिज़ल्ट आपने बताना होगा कि इसका जो रिज़ल्ट है वो ये दिस एक्टिवेशन ऑफ अब इसका रिज़ल्ट आपको बताना है क्या होगा। यानी हम सिस्टमेटिकली अगर लेके चलें स्टूडेंट्स तो हम क्या बताएंगे इसमें कि ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेटेड
किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा? फैगोसाइट्स को। फैगोसाइट्स का आपको पता है क्या होते हैं? फैगोसाइट्स मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स, ये स्टिमुलेट करेंगे किस चीज़ को? फैगोसाइट्स को। किस लिए? टू क्लियर करने के लिए। क्या चीज़ क्लियर करना है? डैमेज मटेरियल्स को। डैमेज मटेरियल्स को क्या करना है? ये क्लियर करने के लिए स्टिमुलेट करेंगे किस चीज़ को? ये फैगोसाइट्स को। इसी तरह से ये डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन का डेवलप होना किसके लिए? टू अट्रैक्ट करेगा किस चीज़ को? अहम बात ये होगा कि मोर फैगोसाइट्स और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी क्या चीज़? फैगोसाइट्स। जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पर आपने, इसको हम आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन में जहाँ पर ये जहाँ भी ये इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन साइट पे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वहाँ पर ये जब ये इन्फ्लेमेशन बिल्टअप होती है टिश्यू डैमेज की वजह से, तो वहाँ पे ये फैगोसाइट्स आकर इकट्ठे हो जाते हैं। और इसी तरह से ये सर्व करते हैं एज सपोर्टर किस चीज़ को? ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी सपोर्टर का काम कर रहा है किसके? इम्यून सिस्टम के। वो किस तरह से, वो आपने बताना होगा। ये इन्हेंस करता है, इन्हेंस यानी बढ़ाना किसी चीज़ को। किस चीज़ को बढ़ाना? एक तो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को, ठीक है जी, और साथ साथ किसको? ये फैगोसाइट्स को, फैगोसाइट्स को। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा क्या होगा? टू क्लियर माइक्रोब्स को क्लियर करना एंड डैमेज सेल्स को, ये क्या होगा? क्लियर करना। यानी ये सर्व करता है एज, यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का हम बता रहे हैं कि एक दफ़ा ये स्टिमुलेट हो जाए तो फिर एक्टिवेशन के रिजल्ट के तौर पर ये सर्व करता है एज सपोर्टर ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी इन्हेंस करेगा एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को भी और फैगोसाइट्स को भी, और ताकि क्लियर हो सके माइक्रोब्स भी और डैमेज सेल्स वगैरह यहाँ से क्लियर हो सके। फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स, इसमें आपको मालूम हो कि नेक्स्ट इसमें हम क्या बता रहे हैं कि यानी एक्टिवेशन के रिजल्ट के तौर पे एक नेक्स्ट हमें बताना है अटैक करेगा। ये किस पे? अटैक ऑन पैथोजन, अटैक ऑन पैथोजन का बारे में आपको पता हो, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। ये अटैक करेगा किस पे? पैथोजेंस पे अटैक करेगा, ख़ास तौर पर इसकी किस पे? मेम्ब्रेन्स पे। अगर बैक्टीरियल सेल है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल में आपको पता हो कि एक तो इसकी क्या होती है? सेल वॉल होती है, दूसरी इसकी क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन है। ओके, तो बाकायदा इसने क्या करना है कि ये अटैक जब करेगा किस पे? पैथोजन पे। उसकी हम जनरली तो मेम्ब्रेन का कहेंगे, जब बैक्टीरियल सेल होगा तो ऑब्वियसली उसमें सेल वॉल भी आएगी, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगी? उसकी सेल मेम्ब्रेन होगा। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, इनका काम क्या होता है कि ये बाकायदा एक होल बिल्टअप करेंगी किस में? सेल वॉल ऑफ दी बैक्टीरियल सेल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बैक्टीरियल सेल है, फॉर एग्जांपल इसको हम डायग्रामेटिकली इस तरह शो करें, ये सरफेस है फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल की, तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हम शो कर रहे हैं व्हाट आर दीज आर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ये कॉम्प्लीमेंट
प्रोटीन्स है, और ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है ये बाकायदा मिलकर यहाँ पे क्या बनाएगी, यहाँ पे इसकी ये फॉर एग्जांपल पूरी सरफेस है, हम रफली इसमें शो कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या इस तरह से ये इस पे क्या बन जाएंगे, दीज आर व्हाट होल्स बिल्टअप हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली क्या बनाती हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगी, आपस में मिलके क्या बनाएंगी, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन्स बनाएंगी। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन जब बनेगा तो उससे क्या होगा, टू क्रिएट, ये जो भी आपको बताया यहाँ पे ये क्या बिल्टअप हो रहे, व्हाट आर दिस, ये इसके होल्स बनते, टू क्रिएट होल्स इन बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल में होल बिल्टअप हो जाएंगे, इस तरह से यहाँ पे होल बिल्टअप हो जाएंगे। यानी बैक्टीरियल सेल है फॉर एग्जांपल, ये इसमें क्या बिल्टअप हो गए, इस तरह से ये होल बिल्टअप हो गए, इस तरह से हम ये लिमिटेड शो कर रहे हैं। और फिर यहाँ से क्या एंटर होगा, ये एरो से हम दिखा रहे हैं, ये इस तरह से शो करेंगे कि इसमें क्या चीज़ एंटर होगा स्टूडेंट्स, इसमें वाटर, यानी वाटर का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्लूइड्स, और प्लस क्या होंगे इसमें सॉल्ट्स, यानी फ्लूइड में वाटर भी होगा, सॉल्ट्स भी होंगे, ये इसमें एंटर होंगे। और एंटर होने के बाद ये क्या होगा कि पहले तो सेल वॉल इसके ऊपर होती है, आपको पता है कि प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब इसके अंदर वाटर एंटर होगा तो डेफिनेटली जैसे हम टर्गर प्रेशर बताते हैं बिल्टअप होता है, तो अल्टीमेटली सेल स्वेल्स अप होगा, पहले सेल क्या होगा, ये स्वेल्स अप होगा, और स्वेल्स अप होने के बाद फिर अल्टीमेटली ये सेल जो है ये इस तरह से देखिए कि ये क्या होगा, ये यूँ बर्स्ट हो जाएगा, ये क्या हो गया, सेल बर्स्ट हो गया, इस तरह से ये सेल इस तरह से ये बर्स्ट हो जाता है, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह आपने ये देखा कि किस पे अटैक करता है, पैथोजन पे अटैक कर रहा है, जैसे बैक्टीरियल सेल का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है। तो इसके अलावा और भी बहुत सी प्रोटीन्स हैं, इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स ये भी क्या है, प्रोटीन्स है, इसको हम एब्रीवेट कर देते हैं इंटरफेरॉन्स, इस तरह से इसको हम इसको एब्रीवेट करते हैं। इसका ताल्लुक़ किससे है, ये बिलोंग्स टू साइटोकाइंस। अब साइटोकाइंस क्या है इसके बारे में आपको पता चल रहा है कि क्या है, क्लास ऑफ प्रोटीन्स, क्लास ऑफ प्रोटीन्स है। अब ये याद रखिएगा कि ये जो इंटरफेरॉन्स हैं ये यूज़ होते हैं, यूज्ड और किसके लिए, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, बिटवीन सेल्स। कब, ये भी पता हो कि ड्यूरिंग इन्फेक्शन के दौरान, और फिर ये भी आपको पता हो कि मेड एंड रिलीज्ड कहाँ से बनती हैं, मेड एंड रिलीज्ड बाय सेल्स, बनती हैं और रिलीज होती हैं कहाँ से, सेल्स से, इन रिस्पॉन्स ऑफ वही पैथोजेंस, यानी वायरसेस वगैरह की हम बात करते हैं पैथोजेंस की, यानी ये यूज़ होती है इंटरफेरॉन्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स, कब, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, और बनती है और रिलीज़ होती है कहाँ से, सेल्स, इन रिस्पॉन्स ऑफ पैथोजेंस यानी वायरसेस। तो इसमें लफ्ज़ पे गौर करना है, इंटरफेरॉन जो है बेसिकली वर्ड आप गौर करें, क्या हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इंटरफेयर। आप इंटरफेयर क्या है, इंटरफेयर करना, किसी काम में मुदाखलत करना, जैसे ये इंटरफेयर करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड replicating, producing and replicating the RNA
एंड डीएनए। लिहाजा हम कह सकते हैं कि लिमिट करते हैं सेल टू सेल स्प्रेड ऑफ वायरस, लिमिट कर देते हैं सेल टू सेल स्प्रेड ऑफ व्हाट, वायरस। क्योंकि इसने लिमिट कर दिया ना, इंटरफेयर किया किस चीज़ से, आरएनए और डीएनए बनने के अमल को इसने इंटरफेयर किया और लिमिट कर दिया सेल टू सेल स्प्रेड ऑफ वायरस, ताकि ये आगे ना फैले। इसी तरह देखें कि ये जो इंटरफेरोन्स हैं, यानी इंटरफेरोन्स, इनके बारे में आपको मालूम हो कि ये एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को भी, ये एक्टिवेट्स द इम्यून सिस्टम को भी ये एक्टिवेट करते हैं। इंटरफेरोन्स प्रोटीन्स जो होती हैं, किस पर्पस के लिए, आपको इन रिस्पॉन्स टू, आप कह सकते हो ये इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो लिहाजा ये इम्यून रिस्पॉन्स हमें नज़र आता है किस सूरत में, इम्यून रिस्पॉन्स हमें नज़र आता है किस सूरत में नज़र आएगा, ये नेचुरल किलर सेल्स की सूरत में और मैक्रोफेज की सूरत में, जो कि डिस्ट्रॉय करेंगे किसको, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को। इन्होंने क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स कहते हैं, जो क्या बनाती हैं आगे चलकर, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनाती हैं और इसे क्या होता है, डिफेंस होता है हमारी बॉडी का। तो बेसिकली ये पार्ट किसका है, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है, जिसको आप नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बताना है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेमेशन का स्टूडेंट मालूम होना चाहिए आपको, इसके मीनिंग्स क्या होते हैं। इसका सेटिंग ऑन फायर, सेटिंग ऑन फायर। आप देखिए कि इसको किस तरह से हमने समझना है कि इन्फ्लेमेशन बेसिकली है क्या। जब कोई हम कहते हैं कि इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में, इन्फेक्शन किस चीज़ का हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, इन्फेक्शन हो जाए, या फिर फिजिकल इंजरी, चोट लग जाए, कोई नेल चुभ जाए, या फिर स्क्रैच पड़ जाए, स्क्रैच, कोई स्किन के ऊपर स्क्रैच पड़ जाए, या फिर इसमें हम यहाँ तक भी देखते हैं कि इंसेक्ट बाइट, ये सारी रीजंस बन जाती हैं किस चीज़ की, टिश्यू डैमेज की रीजंस बन जाती है। यानी इसकी वजह से हम क्या कहेंगे, कॉजेस डैमेज टू टिश्यू, कॉजेस डैमेज टू टिश्यूज इससे क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो इसके रिजल्ट के तौर पर जब टिश्यू डैमेज होंगे, अब ये किस चीज़ को ट्रिगर करेगा, दिस विल ट्रिगर, ये ट्रिगर करेगा, यस, किस चीज़ को ट्रिगर करेगा स्टूडेंट्स, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स को, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स को इसने क्या करना है, ट्रिगर करना है। अब हमें पता हो कि साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है,
साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसमें देखिए कि साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन में क्या कुछ आ जाता है। आपको मालूम हो कि हीट, इसी तरह से पेन, इसी तरह से आप इसमें रेडनेस का रेफरेंस दोगे, रेडनेस यानी हीट, पेन, रेडनेस, साथ साथ क्या होती है इसमें, दैट इज़ व्हाट, स्वेलिंग भी हो जाती है, और साथ साथ इसमें लॉस ऑफ व्हाट, फंक्शन। ये यानी इन्फ्लेमेशन जहाँ भी होगी वहाँ पे पार्ट का हीट अप हो जाना, पेनफुल हो जाना, रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग भी हो जाना, और फिर उस पार्ट का लॉस ऑफ फंक्शन भी हो जाना। इसको हम कहते हैं साइन, दिस आर व्हाट, साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन कहलाता है। इसमें देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा हम इसको डायग्रामेटिकली लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये शो करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये स्किन हमने शो की है, व्हाट इज़ दिस, ये हम स्किन शो कर रहे हैं, ये स्किन आपके सामने आ गई। इस स्किन यानी ये व्हाट इज़ दिस, स्किन सरफेस, ये हमारी स्किन सरफेस है। अब इस पे कोई पिन चुभ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम शो कर रहे हैं इसमें कि ये हमने क्या शो किया, व्हाट इज़ दिस, कोई पिन यहाँ पे चुभ जाती है। तो जब पिन यहाँ पे चुभ जाएगी तो यहाँ पे नीचे हम क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल शो करेंगे। यहाँ पे ये हमने क्या शो किया है, ये ब्लड वेसल आपके सामने आ जाता है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है जी। इसमें ये शो करेंगे क्या, इसमें फ्लो कर रहे हैं, इसमें ये वाइट ब्लड सेल्स यूँ थोड़े से हम दिखा रहे हैं, ये व्हाट आर दीज आर वाइट ब्लड सेल्स, और ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल रिफ्रेश के तौर पर हम बता रहे हैं कि जहाँ पे ये डैमेज होगा तो यहाँ पे आपको मालूम हो कि अराइव हो जाएंगे क्या, बैक्टीरिया। ये फॉर एग्जांपल ये क्या होंगे यहाँ पे, अराइव्ड बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया। और साथ साथ स्टूडेंट्स ये भी मालूम हो कि ये इसमें थोड़ा सा ये रेफरेंस दे रहे हैं, ये क्या होगा, केमिकल सिग्नल, इस तरह से। अब देखिए इसमें हमने क्या बताना है कि यहाँ पे क्या हुई है स्टूडेंट, टिश्यू इंजरी हुई है, टिश्यू इंजरी हुई है। टिश्यू इंजरी हमने बताया कि क्या चुभ गई इसमें, पिन इसमें से ये स्किन में पेनिट्रेट कर गई है। डैमेज सेल्स क्या करते हैं, डैमेज्ड सेल्स ये रिलीज करेंगे क्या, केमिकल सिग्नल, और केमिकल सिग्नल के क्या होगा, दैट इज हिस्टामाइन। इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसोफिल वाइट ब्लड सेल्स के रेफरेंस से वो प्रो सेक्रीट करते हैं। यहाँ पे जो टिश्यू इंजरी होगी तो डैमेज सेल्स जो होंगे रिलीज करेंगे केमिकल सिग्नल हिस्टामाइन की सूरत में। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट इसमें जो हमने रेफरेंस देना होगा कि इसके बाद क्या होगा, ये जो सिग्नल आया हिस्टामाइन, इसमें अपना रोल प्ले करना है। ये रोल किस पे करेगा, सबसे पहले इसका रोल होगा ब्लड वेसल पर, यानी ये क्या करेगा वेजो डायलेशन करवाएगा। ब्लड वेसल्स क्या होंगे, डायलेट होंगे, फिर इसमें से लीकनेस होगी, इसमें से फ्लूइड निकलेगा, और फिर माइग्रेशन होगी किस चीज़ की, इन वाइट ब्लड सेल्स की। यहाँ पे जहाँ पे ये इंजर्ड एरिया, यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स भी यहाँ पे मूव करेंगे। तो इसको इस तरह हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, इसको इस तरफ ले आएंगे, ये बजाय इस तरफ जाने के हम इस तरफ आ रहे हैं। इसमें हम शो करेंगे कि ये जो हमने शो किया था इंजर्ड एरिया, अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी थोड़ी सी हमने दिखानी होगी कि ये वो एरिया जहाँ पे क्या चीज़ पिन चुभ गई थी, और ये थोड़ा सा स्वेलिंग हो गई स्किन में। अब क्या हो गई यहाँ पे, क्या शो कर रहे हैं, ये थोड़ी सी स्वेलिंग नज़र आ रही है आपको, ये सारी क्या है, स्वेलिंग हो गई यहाँ पे।
बाकी इसमें जो ये बैक्टीरिया है, यहाँ पे हम बैक्टीरिया भी शो कर देते हैं। ये आ जाते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया। ओके, ये जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया शो किए थे। ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल, अब ये देखिए यहाँ पे इसमें क्या हो रही है, वैजो डायलेशन। इसका डायमीटर देख लें, इसका डायमीटर देख लें। इसमें हमने क्या शो करने हैं, क्या प्रेजेंट है, ये वाइट ब्लड सेल्स, ये इसमें क्या है, वाइट ब्लड सेल्स है। ये कहाँ निकलेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, किधर आएंगे, डैमेज टिश्यूज़ की तरफ आएंगे। ये वाइट ब्लड सेल्स ये कहाँ पे आ गए, ये ख़ास तौर पे पैगोसाइट से बिल्कुल। और फिर यहाँ से ये शो कर रही है वाइट ब्लड सेल कहाँ आ गए, ये डैमेज टिश्यूज़ की तरफ। और यहाँ से क्या निकल रहा है, व्हाट इज़ दिस, ये फ्लूइड निकलता है। तो ये फिर हमने बताना है कि ये फ्लूइड भी है और क्या है, पैगोसाइट्स, पैगोसाइट्स, और प्लस इसमें क्या आ जाता है, ये फ्लूइड आ जाता है। तो हमने क्या बताना होगा कि जो हिस्टामाइन है, ये जो बताया था ये केमिकल क्या है, ये हिस्टामाइन जो होता है इंड्यूसेस, क्या इंड्यूस करेगा, डायलेशन, डायलेशन ऑफ, ये क्या था, ब्लड वेसल, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, डायलेट होगा ब्लड वेसल। और साथ साथ क्या होगा, लिकिनेस होगी, लिकिनेस एंड प्लस क्या होगी, माइग्रेशन ऑफ फैगोसाइट्स, फैगोसाइट्स किधर जाएंगे, टुवर्ड द इंजर्ड एरिया, इंजर्ड एरिया की तरफ जाएंगे। अब इन्होंने यहाँ पे जाकर क्या करना होगा स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं इसमें फैगोसाइट्स क्या करेंगे। ऑब्वियसली इन्होंने फैगोसाइटोसिस के ज़रिए इसको रिमूव करना है। किस चीज़ को रिमूव करना है, जो भी इसमें मेनली क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया होंगे या आप रेफर देते हो डेब्रिस वगैरह, इनको ये ख़ास तौर पर फैगोसाइट्स जो कि किस सूरत में है, मैक्रोफेज की सूरत में है, और किस सूरत में स्टूडेंट्स ये न्यूट्रोफिल्स की सूरत में होते हैं, कि इनको डेब्रिस को, बैक्टीरिया वगैरह को यहाँ से रिमूव करेंगे। और साथ साथ ये टिश्यू जो है ग्रेजुअली क्या होगा, ये हील अप की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, यानी इसका हील अप प्रोसेस होगा। इस तरह से डायग्राम में हम इसको और मज़ीद इधर ले आए तो हम ये बताएंगे कि ये देखिए, ये तकरीबन क्या हो गया, ये हील अप हो गया स्किन। और यहाँ पे ये शो करने हैं, ये क्या है, फैगोसाइट्स। ये क्या है हमारे पास, ये ब्लड वेसल यहाँ पे शो कर दें। ये ब्लड वेसल वापस इसका जिस तरह पुरानी पोजीशन थी उसी पोजीशन पे चले जाएंगे। ये इसमें कौन से सेल्स हैं, ये वही वाइट सेल्स इसमें आ जाएंगे। और फिर हमने यहाँ पे बताना है कि ये जो फैगोसाइट्स हैं, फैगोसाइट्स, फैगोसाइट्स का मतलब क्या है इसमें, फैगोसाइट्स का मतलब इसमें मैक्रोफेज प्लस न्यूट्रोफिल्स। ये क्या है, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स बेसिकली क्या है, ये क्या करेंगे, ये कंज्यूम करेंगे किस चीज़ को, बैक्टीरिया को, कंज्यूम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कंज्यूम करेंगे। और टिश्यू क्या होगा, टिश्यू के बारे में आपको पता हो, ये क्या हो जाएगा, हील्स, यानी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह ये देख सकते हैं कि ये रोल आपको पता चला कि इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स क्या होता है। एक और अहम चीज़ आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे पता हो कि जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है ये प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन अदर एरियाज ऑफ द बॉडी, यानी हम कहते हैं ना डिफेंस मैकेनिज्म है। तो डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह से है, देखिए जब इन्फ्लेमेशन हुई है तो डैमेज टिश्यू से केमिकल रिलीज हुआ ना, हिस्टामाइन, फिर उसने जाके क्या किया, ब्लड वेसल्स को डायलेट किया, फिर वहाँ से क्या निकले फैगोसाइट, वहाँ से क्या निकले फ्लूइड, और स्वेलिंग हो गई। फिर स्वेलिंग के हमें बताया साइन के, यानी इन्फ्लेमेशन के साइन क्या होते हैं वो आपने देख लिए। फिर उसके बाद ये फैगोसाइट्स अपना रोल प्ले करते हैं। ये रोल प्ले करने के बाद कि ग्रेजुअली क्या होता है कि जब हील अप प्रोसेस शुरू होता है, साथ साथ जख्म ठीक हो रहा होता है, दूसरी तरफ इन्फ्लेमेशन कम हो रही होती है। और इसमें ये इन्फ्लेमेशन होने का मकसद एक और भी है, जो हमने लास्ट में बताया कि ये प्रिवेंट करता है कि प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन इन अदर एरियाज ऑफ द बॉडी
एज वेल, जिसम के दूसरे हिस्सों में इन्फेक्शन फैलने से ये रोकता है। जी स्टूडेंट्स, में लास्ट आ जाता है टेम्परेचर रिस्पॉन्स। टेम्परेचर रिस्पॉन्स, टेम्परेचर रिस्पॉन्स देखिए कि हम किस रेफरेंस इसको स्टडी करते हैं। फीवर, फीवर यानी पायरेक्सिया। पायरेक्सिया क्या होता है फीवर स्टूडेंट्स, ये आपको पता हो। फीवर क्या है कि रेज्ड बॉडी टेम्परेचर, रेज्ड बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना किसके मुकाबले में देन नॉर्मल। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपको पता है कितना होता है, अगर राउंड फिगर में अगर आप जाएं तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी रेज का मतलब बढ़ जाना, बढ़ने का मतलब कितना होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जा सकता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे भी ज़्यादा आगे जा सकता है। तो रेज बॉडी टेम्परेचर द नॉर्मल, इसे हम क्या कहते हैं, फीवर, यानी टेक्निकली से पायरेक्सिया का नाम देते हैं। इसको हम टेक्निकली पायरेक्सिया का नाम देंगे। अब उसमें स्टूडेंट्स होता यह है कि जब पैथोजन के बारे में हम बताते हैं, पैथोजन क्या होता है, डिजीज़ काजिंग एजेंट। ये जब बॉडी के अंदर दाखिल हो जाए, इन्वेडेड, हम खाली कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें पता चले। पैथोजेंस जब इन्वेडेड होते हैं बॉडी में तो फिर क्या करते हैं, ये पैथोजेंस फिर जब इन्वेडेड हो जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, रिलीज़ करते हैं। दे रिलीज़, क्या करेंगे, केमिकल रिलीज़ करते हैं। एंड दैट केमिकल इज़ कॉल्ड व्हाट, इस केमिकल को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ टेक्निकली कॉल्ड पायरोजन। ये केमिकल क्या कहलाएंगे, पायरोजन्स कहलाते हैं। अब ये पायरोजन जो है बेसिकली क्या रोल प्ले करता है, इसने जाकर जो हमारा ब्रेन है ये जाएगा टुवर्ड द ब्रेन, और ब्रेन में स्पेसिफिकली किधर, आपको पता हो कि हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट, हाइपोथैलेमस से लिया गया हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट। ये आपको मालूम हो कहाँ पर होता है, ये सेट पॉइंट पे होता है, ये सेट पॉइंट पे होता है। सेट पॉइंट इसका क्या होता है, दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या होता है, ये राइज कर जाता है, राइज कर जाता है। तो जब ये राइज करता है तो इससे क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर आपको मालूम हो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी इससे बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि इसमें आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हीट कंजर्वेशन होगी, इसमें हीट कंजर्वेशन, और साथ साथ क्या होगा कि इंक्रीज्ड हीट प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड हीट प्रोडक्शन। नेचुरली आपको ये पता हो कि हमारा होम्योस्टेटिक लेवल होता है, हम किस में आते हैं, होम्योथर्म्स में आते हैं, वार्म ब्लडेड हैं। हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसके लिए बाकायदा थर्मोस्टेट है हमारी बॉडी में। वो थर्मोस्टेट क्या होता है, हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को एक फिक्स पॉइंट पे रखता है। और जब ये ख़ास तौर पर पायरोजन जो केमिकल हमने बताया है रिलीज़ हो रहा है किससे, पैथोजन से, ये जाकर उसके सेट पॉइंट को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर रेस कर जाता है और हीट कंजर्वेशन होना शुरू होती है, और साथ ही इंक्रीज हीट प्रोडक्शन भी शुरू हो जाती है बॉडी में। तो हम क्या कहते हैं जी, फीवर हो गया, बुखार हो गया है। इस तरह ही हमें पता चलता है। अब देखिए कि हाई टेम्परेचर जो है, यानी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के बारे में आपको पता हो कि ये जो हाई टेम्परेचर है फैसिलिटेट किसको करेगा, इट विल फैसिलिटेट माइक्रोबायल
ग्रोथ, यानी जर्म्स जो होते हैं बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ को ये क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा इस तरह से। और फिर इसी तरह से कुछ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, यानी हम कहेंगे सर्टेन वाइट ब्लड सेल्स, ये क्या करते हैं, इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स के तौर पर ये रिलीज करते हैं क्या चीज़, हार्मोन। क्या कहेंगे इस हार्मोन को, एंडोजेनस पायरोजन, इसको एंडोजेनस पायरोजेंस का नाम देंगे, एंडोजेनस पायरोजन कहलाएगा। अब ये क्या करेगा, ये फर्दर इंक्रीज करेगा, फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को मज़ीद बढ़ा देगा। और हाई टेम्परेचर के बारे में आपको पता चल जाए कि जब ये हाई टेम्परेचर होता है, यानी ये एरो से हम शो कर रहे हैं कि हाई, और क्या शो कर रहे हैं, ये टेम्परेचर, ये जो हाई टेम्परेचर होता है ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस फैगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ WBCs। ये हाई टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है फैगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स एज वेल। इसी तरह से ये जो एंडोजीनस पायरोजन है, ये वजह बनता है कि दूसरे सेल जो है वो रिड्यूस कर दे आयरन की कंसंट्रेशन को इन द ब्लड। यानी ये जो एंडोजीनस पायरोजन है, ये एंडोजीनस पायरोजन, एंडोजीनस पायरोजन ये क्या करता है कि कॉज अदर सेल्स दूसरे सेल्स क्या करेंगे, टू रिड्यूस रिलीज ऑफ आयरन इन द ब्लड। यानी एंडोजीनस पायरोजन जो है ये कॉज करेगा, क्या कॉज करेगा, दूसरे सेल्स के वो रिड्यूस करें रिलीज ऑफ आयरन इन द ब्लड। अब इसमें आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि बहुत से बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए जो सूटेबल इन्वायरमेंट होता है उनकी रिप्रोडक्शन के लिए बड़ा अहम पॉइंट है ये। देखिए मैनी बैक्टीरिया, हम बहुत से बैक्टीरिया के बारे में बताते हैं, इन जनरल चूँकि बताया जा रहा है इसलिए कह रहे हैं मैनी बैक्टीरिया। बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको आयरन के बारे में आपको पता हो, ये इनको ये एरो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ज़्यादा अमाउंट में आयरन चाहिए टू रिप्रोड्यूस कर सके। किस टेम्परेचर पे, एट हाई टेम्परेचर, यानी नॉर्मल से ज़्यादा फीवर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 39 डिग्री सेंटीग्रेड, किसके बजाय, नॉर्मल की बजाय। नॉर्मल क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी इनको आयरन ज़्यादा रिक्वायर्ड है रिप्रोड्यूस करने के लिए 38 और 39 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर में। तो लिहाजा यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोजीनस पायरोजन क्या कर रहा है कि अदर सेल से रिड्यूस करवा रहा है। ये की पॉइंट आपको क्या मिल रहा है कि ये रिड्यूस करवा रहा है रिलीज ऑफ आयरन इन द ब्लड, किस में, हाई टेम्परेचर पे। तो लिहाजा अब सूरत हाल क्या होगी, अब सूरत हाल ये होगी तो हम कहेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, फीवर, यानी हाई टेम्परेचर में क्या होगा, ये आयरन क्या होगा, कम हो जाएगा। आयरन जब कम हो जाएगा तो नतीजा क्या होगा, स्लो डाउन द रेट, इसकी वजह से क्या होगा, स्लो डाउन द रेट ऑफ क्या चीज़, रिप्रोडक्शन, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन किसकी, ऑफ बैक्टीरिया
बैक्टीरिया का रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हुआ कि टेम्परेचर में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन कम हो रही है, उसकी टेक्निकल रीज़न भी आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि ये जो फीवर है जिसको आप पायरेक्सिया का नाम देते हैं, आल्सो increases production of interferons, जिसको आप इस तरह से एब्रीवेट करते हैं, इंटरफेरोन्स प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो ये क्या करेगा, ये ट्रैवल टू अदर सेल्स, ये दूसरे सेल्स की तरफ ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो ये इसकी अदर सेल की तरफ ट्रैवल करने का फ़ायदा क्या होगा कि ये इंक्रीज़ करेगा रेजिस्टेंस टू किसके अगेंस्ट, वायरल अटैक। ये इंटरफेरॉन जो है ट्रैवल करेगा दूसरे सेल्स और इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस टू वायरल अटैक। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज टेम्परेचर जो होता है ये क्या करता है, ये इनएक्टिवेट करता है, इनएक्टिवेट किसे करता है कि ख़ास किस्म के जो वायरस आप पढ़ते हो, इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड, यहाँ पे रेफरेंस आपको पता होना चाहिए कौन से किन वायरसेस की बात हो रही है। ये इन्वेलप्ड वायरसेस की बात हो रही है, इनको ये क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है। ये क्या होते हैं बेसिकली, ये इन्वेलप्ड वायरस आपको पता हो ये हीट सेंसिटिव होते हैं, लिहाजा ये इजीली हाई टेम्परेचर में क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन्वेलप्ड वायरस। जबकि नॉन इन्वेलप्ड वायरस जो होते हैं वो इसके मुकाबले में ये रेजिस्टेंट होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, तो वो इतनी आसानी से जो है डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो हाई टेम्परेचर इनएक्टिवेट कर रहा है, गैर मुतहरिक कर रहा है किसको, इन्वेलप्ड वायरसेस को। ये भी बड़ा एक अहम पॉइंट है। फिर उसके बाद देखिए कि जब ये इनएक्टिवेट करता है, ये हाई टेम्परेचर जो है, यानी हम वही बात दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से, हाई टेम्परेचर ये क्या करता है, रेप्लिकेशन ऑफ सम वायरसेस को भी क्या करेगा, कम कर देगा। रेप्लिकेशन ऑफ सम वायरसेस को ये भी क्या करेगा, एरो नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, उसको कम कर देगा। अब इसमें देखिए कि अक्सर होता क्या है, हम कह सकते हैं ऑफन जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, बिकम्स डिस्ट्रक्टिव। ये डिस्ट्रक्टिव किसके लिए हो जाता है, फॉर बॉडीज ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, और बॉडीज ओन मेटाबॉलिक सिस्टम। ये अपने बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए क्या होता है, डेंजरस हो जाता है। अल्टीमेटली बॉडी क्या करेगी, अल्टीमेटली बॉडी जो होगी कोलैप्स कर सकती है, कोलैप्स्ड, ठीक है जी, ये कोलैप्स कर सकती है। तो लिहाजा हाई टेम्परेचर में ये नहीं है कि हम कहीं जी बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन नहीं हो रही तो बुखार होने दें, टेम्परेचर को बढ़ने दें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमने पहले बताया, यहाँ पे आगे चलकर बताया कि हाई टेम्परेचर जो होता है ये डिस्ट्रक्टिव होता है बॉडी के लिए, उसके अपना मेटाबॉलिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंजाइम्स होते हैं, आपको पता है हमारी बॉडी में वो क्या होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट। तो एंजाइम डी नेचर होंगे तो पूरा बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा पूरा। तो नतीजा क्या होगा कि इसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो लिहाजा कभी भी ऐसा नहीं होता कि फीवर हो तो उसको बढ़ने दिया जाए कि बैक्टीरिया तो इसकी रिप्रोडक्शन इनहिबिट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बुखार में फिर हम क्या देते हैं, डॉक्टर पेशेंट को क्या रिकमेंड करते हैं, एंटीपायरेटिक।
एंटी पायरेटिक ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, यूज़ की जाती हैं किस में? हाई फीवर में, यूजिंग हाई फीवर। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ तक जो था, ये हमने जो डिस्कस किया अभी तक, ये सारा क्या था? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। आप कहेंगे कि ये थोड़ा सा हमने डिटेल से क्यों लिया है? रीज़न ये है कि हमारे बच्चे जो कि MD-CAT के साथ साथ नम्स की भी तैयारी कर रहे हैं और कुछ उसमें स्टूडेंट्स आगे चलकर FMDC को भी अटेम्प्ट करते हैं, तो लिहाजा हम साथ साथ इसलिए लेके चल रहे हैं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने नम्स की तैयारी करनी है उनकी साथ साथ ये भी प्रिपरेशन होती जाए। और इसमें जो की पॉइंट स्टूडेंट्स आपको हाईलाइट किए गए हैं, जिनको ज़्यादा फोकस किया है, उनको ज़रा ध्यान से देखिएगा ताकि कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो उम्मीद है कि ये जो इंफॉर्मेशंस हैं, ये जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, ये आपको सही तरह, आप इसको सही तरह से यूटिलाइज़ करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से अपने जो भी आने वाले आपके टेस्ट हैं, एंट्रेंस टेस्ट है, जिस भी मेडिकल के लिए आपने अप्लाई किया है या करना है, उसके लिए आप उसको अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर पे। अल्लाह हाफिज़।